करते हैं शुरू। ओके, चलिए आ जाइए। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे गीता स्कूल के चैनल पर। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 आरूप भाग 2 के पाठ्यक्रम के बारे में और अभी तक हमने अपने 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13। ये इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जिन्हें आंचलिक उपन्यासकार या कथाकार, मोस्टली इन्होंने गद्य लिखा है। ठीक है, तो जितनी भी जानकारी है उनको हम प्राप्त करेंगे और उनको प्राप्त करने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी है। और वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। किताब कॉपियां लेकर बैठेगा ताकि आप मेन पॉइंट्स नोट कर सके। कुछ समरी, कुछ क्वेश्चंस जो हम लिखवाते हैं वो आप लिखते जाएं। ठीक है, चले करें शुरू। फणीश्वर नाथ रेणु का मैंने लेखक परिचय पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पहलवान की ढोलक। इनकी जो कहानी है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं। पहलवान की ढोलक। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखो, इसको शुरू करने से पहले रुको, एक काम करते हैं। इसके बारे में हमें क्या करना है, पहले मैं इसके की पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। की पॉइंट्स मतलब इस चैप्टर में आखिर है क्या जो हम करते आए हैं, एक सार बता देती हूँ। इतना याद रखिएगा, ये एक पहलवान की जीवन गाथा इसमें वर्णित की गई है। उसकी जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके साथ जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरीके से इस पाठ को पिरोया गया है, वो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें, प्रमुख किन्हीं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स में अगर हम इस बांट दें इस पूरे पाठ को, तो 5-6 टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले गांव में महामारी की अवस्था होती है। जिस गांव में वो पहलवान रह रहा है वहां पर महामारी फैली, तो सबसे पहले पाठ शुरू होगा गांव की भयावह स्थिति का वर्णन किया गया। वहां पे गांव की जो भयानक स्थिति है ना, उसका वर्णन किया गया वहां पर सबसे पहले। ठीक है, गांव में कैसी हालात है, कैसे लोगों की मनोदशा है, किस तरीके से वातावरण है, किस तरीके से पहलवान वहां पर अपनी ढोलक बजा करके लोगों को सांत्वना देता है। तो पहले तो उस भयावह स्थिति का वर्णन है। अब उस स्थिति से जूझने के लिए पहलवान की जो ढोलक है, ठीक है, वो ढोलक बजाता है रात भर। उसकी जो ढोलक है, उसकी ढोलक की जो तान है, उसका जो संगीत है, उसका जो गान है, वो किस तरीके से लोगों में उत्साह का संचार करता है, फिर वो बताया गया है। इसके बाद वो पहलवान की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहलवान का नाम है लुट्टन। तो लुट्टन पहलवान का बचपन बताते हैं यहाँ पर, उसके बचपन के बारे में बताते हैं रेणु जी। ठीक है, उसके बाद वो बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में वो एक दंगल एक लड़ने जाता है, कुश्ती लड़ने जाता है। कहाँ की? श्यामनगर की। ठीक है, श्यामनगर के दंगल के बारे में यहाँ पर 1.5-2 पेज है पूरे। श्यामनगर के दंगल के बारे में पूरे 1.5-2 पेज है यहाँ पर। फिर उसको, इसके बाद उसको राजा साहब होते हैं वहां के, उनका आश्रय मिल जाता है। ठीक है, राजा साहब का आश्रय मिल जाता है उसको। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं तो नए राजकुमार के आने पर परिवर्तित होती स्थिति। ठीक है, नए राजकुमार के आने पर परिवर्तित स्थिति का वर्णन किया है कि भाई नए राजकुमार के आने के बाद क्या होता है, किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं, उसका वर्णन किया है। ठीक है, और लास्ट में बोर्ड से बाहर निकल जाएगा इसलिए, और लास्ट में जो अंतिम जीवन के पड़ाव के बारे में वहां बताया।
लुट्टन के अंतिम जो जीवन है वो किस तरीके से गुजरा, किस तरीके से वो रहा, क्या हुआ उसके साथ, वो उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले जब पाठ शुरू होगा, उसमें पाठ शुरू होते ही सबसे पहले जिस गांव में लुट्टन रह रहा है वहां पर महामारी फैली हुई है, उसकी भयावह स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, लोग कैसे हैं, कैसे उनकी मनोदशा है, किस तरीके से वहां पर माहौल हो रहा है, वातावरण बहुत ही ज्यादा दुखद है। अब उस दुखद माहौल को लुट्टन अपने ढोलक बजा करके किस तरीके से उन लोगों के जीवन में वो उत्साह का संचार करता, आशा का संचार करता, उसका वर्णन किया गया। फिर वो लुट्टन की कहानी के बारे में बताते हैं, फ्लैशबैक में चली जाती है हमारी स्टोरी। फिर वो लुट्टन की कहानी के बारे में बताते हैं, लुट्टन का बचपन, कैसे उसकी शादी हुई, किस तरीके से वो बड़ा हुआ, वो सब बताया गया। फिर वो बड़ा होने के बाद मतलब किस तरीके से पहलवान बना, क्या उसके साथ में हुआ, फिर दंगल लड़ने के बाद कैसे राजा साहब के आश्रय में वो चला गया। राजा साहब के मरने के बाद जब नए राजकुमार आए तो कैसे सॉरी नए राजकुमार के आने के बाद में किस तरह से उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन आया। ठीक है, परिस्थितियों में परिवर्तन आने के बाद नए राजा के आने के बाद या नए राजकुमार के आने के बाद परिस्थितियां जब बदली तो अंतिम जीवन का पड़ाव जो फोर्थ फेज, थर्ड फेज आप कह सकते हैं उसके जीवन की, वो किस तरह की निकली। ठीक है, ये आपके हाईलाइट के की पॉइंट्स है। अब हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर की। चलिए, चैप्टर शुरू करते हैं पहलवान की ढोलक। कहां से शुरू होगा? उसके गांव से शुरू होगा। याद रखिए किसके दिन है? जाड़े के, यानी सर्दियों के दिन है। ठीक है, अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव। अगर एक लाइन में ये पूछ लिया जाए कि लुट्टन के गांव में कौन सी महामारी फैली थी, तो याद रखिए मलेरिया और हैजे की महामारी यहाँ फैली है। पीड़ित गांव, भयार्थ, यानी भय से डरा हुआ, भयार्थ, आर्थ यानी होता है व्याकुल या डरा हुआ, भय यानी डर होता है। ठीक है, भय से व्याकुल, शिशु यानी बच्चे की तरह थर थर कांप रहा, क्योंकि महामारी पहले आपको मालूम है, पहले जब इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी, और गांव में तो आज भी कई जगह मेडिकल मतलब हॉस्पिटल्स नहीं है, कई कई मीलों दूर तक या कई कई किलोमीटर दूर तक लेके जाना पड़ता है। आए दिन हम पेपर में ऐसी खबरें पढ़ते हैं। ठीक है, रास्ते सही नहीं है, तो महामारी फैली है। तो लोग पहले तो एक तो अंधविश्वास होता था, ठीक है, झाड़ फूंक करवा ली, इससे सही हो जाएगा, उससे सही हो जाएगा, पंडित के पास ले गए, मंदिर में ढोका दिलवा दिया, वो सब होता था, उससे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता था, लोग मरने शुरू होते। तो नेचुरल सी बात है, महामारी में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक मरा फिर दूसरा, जैसे कोरोना में महामारी थी ना, तो हर महामारी के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। तो इसी तरह से मलेरिया और हैजा, आज की तारीख में बहुत बड़ी बीमारियां नहीं है ये, लेकिन उस टाइम में जब साइंस की सुविधा इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज यानी जो कहना चाहिए औषधि की जो सुविधा है, या जो साइंस की जितने भी या विज्ञान की जितनी भी उपलब्धियां हैं चिकित्सा को लेकर के, वो उस वक्त हॉस्पिटल गांव में उपलब्ध नहीं थी। तो जो पूरा गांव था, उन्हें डर था कि कहीं पूरा पूरा गांव ही खत्म ना हो जाए। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार। अब गांव में कैसे होंगे? कच्चे घर होंगे। ठीक है, और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। अब रात किसकी है? अमावस्या की, सर्दियों की रात है, वैसे सर्दियों में आपको मालूम है लोग जल्दी घरों में घुस जाते हैं। ठीक है, ऊपर से महामारी और फैली हुई है, तो लोग क्या है, और ऊपर उसमें क्या है, अमावस्या की रात है, वैसे ही अंधेरा है, और उस वक्त लाइटें भी नहीं थी घर में, गांव में लाइटें नहीं थी, लोग तेल जलाते थे, और जब सोने जाते थे तो वो तेल की लालटेनें या उस तरीके से सिर्फ एक दीपक जला रखते थे ताकि रोशनी पता रहे, बाकी सब चीजें बंद कर दिया करते थे। घर कैसे है? पुराने बांस फूस की झोपड़ियां हैं, और सन्नाटा फैला हुआ है, क्योंकि सब तरफ क्या है, दुख का माहौल भरा हुआ है। अंधेरा और निस्तब्धता, कोई हलचल नहीं है किसी तरह की। ठीक है, किसी तरह की कोई भी वहां पर आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब यहाँ पर मानवीकरण हुआ है, देखो, प्रकृति का। रात आंसू नहीं बहा सकती, लेकिन रात को यहाँ पर स्त्री के रूप में, एक नारी के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये मानवीकरण के प्रश्न भी आपके आएंगे इसमें, बहुत काफी हद तक मानवीकरण किया गया प्रकृति का। तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकी और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। मतलब
जब होता है ना कि कई बार हमें रोने का बहुत मन होता है लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा रोना कोई देखे, तो वो रात भी ऐसी है कि उसको दुख तो बहुत हो रहा है, ठीक है, गांव में जो लोगों के साथ हो रहा है उसको दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो अपना दुख किसी को दिखाना नहीं चाहती, तो वो अपनी सिसकियां जो रोने से, बहुत ज्यादा रोने से क्या होता है, सांस भर जाती है, सिसकी आ जाती है हमारी, तो उनको क्या कर रही है, उनको वो अपने हृदय में ही दबा लेना चाहती है, वो किसी को नहीं दिखाना चाहती कि वो रो भी रही है। रात का मानवीकरण है ये, याद रखिएगा। आकाश में तारे चमक रहे थे, तारे तो चमकेंगे, चांद नहीं है लेकिन तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था, क्यों? क्योंकि अमावस्या की रात में मैंने बताया गाँव में पहले लाइटें नहीं होती थी, दीपकों की और लालटेन की उससे उजाला किया जाता था, और रात को जब अमूमन सारे काम खत्म हो जाते थे, लोग सोने जाते थे, तो उनको भी बुझा दिया जाता था। सिर्फ घर में एक दीपक जलता था ताकि नॉमिनल रोशनी, जितनी भी मामूली रोशनी चाहिए आंखों को देखने के लिए, वो उपलब्ध हो सके, ठीक है। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। ये लाइन आपकी बाद में भी पूछी जाएगी व्याख्या करने के लिए। अब यहाँ पर पृथ्वी का, रात का, तारों का, सबका मानवीकरण कर दिया। रात को तो बता ही दिया नारी के रूप में, तारों का भी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है कि तारे चमक रहे थे, लेकिन उस गांव की जो स्थिति थी उसको देखकर कौन, आकाश में तारे, उस स्थिति को देखकर, इतनी भयावह कंडीशन, इतनी परिस्थितियों को, इतनी दारुण परिस्थितियों को देखकर अगर कोई तारा चाहता कि भाई मैं इनकी मदद कर दूं, ठीक है, इंसानियत के नाते, अब इंसानियत तो उसमें है नहीं, लेकिन वो क्या करेगा कि यहाँ पर मानवीकरण किया गया है कि बाई चांस मान लीजिए वो तारा इंसानियत के नाते या लोगों का भला करने के नाते अगर वो आकाश से टूटकर आना भी चाहता तो क्या होता, पृथ्वी पर भावुक हो जाता, वो उनकी परिस्थितियों को देखकर, उनका दुख, दर्द, तकलीफें देखकर वो क्या हो जाता, भावुक हो जाता, भावनाओं का आवेग उसमें उमड़ जाता। तो तारा अगर पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो पृथ्वी तक जाते जाते, ये साइंस का फैक्ट है, आपको मालूम है, जब तारे टूटते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी तक आते आते गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वहीं पर जलकर खत्म हो जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं आ पाते। तो क्या होता है, उसकी शक्ति और उसकी जो ज्योति है, सुपरनोवा सुना है ना, ब्लास्ट हो जाते हैं वो, ठीक है, तो वो रास्ते में ही शेष हो जाती है, यानी रास्ते में ही खत्म हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अब कुछ ऐसे लोग जो अमानवीय, जिनमें संवेदनाएं नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लोगों पर भी, उन लोगों पर कटाक्ष किया गया है जिन लोगों को दूसरों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दूसरे तारे, एक भावुक तारा जो कहना चाहिए अपनी संवेदनाओं के कारण, अपने दर्द में, अपने मन में दूसरों का दर्द देखकर उत्पन्न हुई पीड़ा के कारण अगर उनकी मदद भी करना चाहता तो वो उनकी मदद करने में सक्षम नहीं था। लेकिन वहीं दूसरे तारे जो सक्षम तो वो भी नहीं थे, लेकिन वो, उनके अंदर वो संवेदनाएं भी नहीं थी कि वो दूसरे का दुख, तकलीफ भी महसूस कर सके। तो वो क्या करते, उस तारे की जो असफल प्रयास था उसको देखकर क्या करता था, खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, ठीक है। सियारों का क्रंदन, सियारों का क्रंदन, यहाँ पर सियार आपको मालूम है कौन होते हैं, ठीक है, वुल्फ, भेड़िए, भेड़िया, ठीक है, जानते हैं आप भेड़िए के बारे में। और सियारों का क्रंदन, रात को ही इनकी आवाज आती है ऊ करके, ठीक है। अब ये पेचक, पेचक को एक्चुअली नर मोर बोला गया है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो उनकी डरावनी आवाजें, अब हो सकता है कोई और भी जानवर हो, गांवों के आसपास जंगल होते थे पहले, आपको मालूम है, तो वहां से तरह तरह के जानवरों की आवाजें आती थी। तो अब जब रात ऐसी काली है, लोगों के मन में डर व्याप्त है, तो ऐसे में जब जानवरों की आवाज सुनाई देती है तो क्या लगता है, और भी ज्यादा डर लगता है, और भी ज्यादा वो माहौल क्या लगता है, खौफनाक लगने लगता है। तो वो ये बोल रहे कि वो जो वहां पर बिल्कुल शांति थी ना, बिल्कुल चुपचाप वाला जो माहौल था, बिल्कुल किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी, उसको कभी कभी ये क्रंदन और ये डरावनी आवाजें भंग जरूर कर देती थी, ठीक है, उस बिल्कुल शांत माहौल को। गांव की झोपड़ियों से कराने और कै करने उल्टी, उल्टी मितली जिसे बोलते हैं ना, वॉमिटिंग, ठीक है, उसकी आवाजें, हरे राम, हे भगवान की टेर, यानी आवाज सुनाई पड़ती थी। भाई जिसको परेशानी हो रही है, कोई बूढ़ा है या कोई उसकी सेवा कर रहा है, वो हे भगवान मेरा बच्चा इतना बीमार है, या उस तरीके की आवाजें आती थी, जनरल है, ठीक है। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। अब किसी बच्चे की अगर तबीयत खराब है तो वो क्या करेगा, दर्द हो रहा है उसे, तकलीफ हो रही है उसे, पेन किलर तो है ही नहीं ना,
ठीक है, तो वो सब चीजें है ही नहीं, उनको सारी दर्द सहना पड़ रहा है, तो किसको पुकारेगा, अपनी माँ को। तो उस तरीके की आवाजें सुनाई पड़ रही थी, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। मतलब वो जो शांति भरा माहौल था ना, वो जो भयानक खौफनाक जो माहौल चल रहा था गाँव में उस रात में, वो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आता था। ठीक है, अब ये बोला कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। बोला है जानवर समझदार होता है, कुत्ता वास्तव में समझदार होता है। ठीक है, वे दिन भर रात के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। अब आपको सबको मालूम है कुत्ता रात में जगता है, जरा सी आहट पे वो खड़े हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि दिन में सोते नहीं है, सोते हैं, वो रात में सोते नहीं सोते हैं, लेकिन जरा से कोई खटका होता है, जरा सी आहट होती है तो कुत्ता फटाफट जग जाता है। तो दिन में तो क्या करता था, रात के घूरों पर, मतलब वो जो ढेर पड़े रहते थे मिट्टियों के, और उन पर वो सिकुड़ कर सोए रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। कहते हैं ना कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। ठीक है, अब वो रो रहे हैं, कुत्ते भी रो रहे हैं, लोगों के घर में बच्चे बीमार पड़े हैं, बड़े बूढ़े बीमार पड़े हैं, अब उनका रोना कुत्तों का, तो वो सब चीजें क्या है और भी भयानकता को बढ़ा रही हैं उस रात की। ठीक है, चले रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती, भीषणताओं यानी परेशानियों के साथ, अपने दुखों के साथ, अपनी मुसीबतों के साथ चलती रहती, और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। मतलब ये सब जो चीजें थी जो परेशान करने वाली थी, वो तो एज इट इज बनी हुई थी रात में। आकाश में तारे चमक रहे हैं, कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं है। ठीक है, और वहां पर किसी तरह की कोई आवाज नहीं है, पूरी तरह से निस्तब्धता है, काली रात है, कभी कभी सियारों की आवाज आती, कभी पेचक की डरावनी आवाज आती, कभी कभी बीच में से जो सूखी झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां से कभी कभी कराने की, कभी उल्टी करने की, कभी हे राम हे भगवान ऐसे, और कभी कभी निरीह बच्चों के या दर्द से तड़प रहे बच्चों की मामा कहकर बोलने की आ जाती थी। कई बार इस रात्रि में चूंकि कुत्ते भी रोने लगते थे, तो ये सारा जो माहौल था वो और भी ज्यादा डरावना हो जाता था। लेकिन इस डरावने माहौल को सिर्फ एक आवाज थी जो ललकारती थी, जो इस शांति को भंग करती थी, और वो आवाज किसकी थी, सिर्फ पहलवान की ढोलक की। ठीक है, अब यहाँ पर पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक, संध्या यानी 2 वक्त मिल जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं ना गांव के लोग, जल्दी काम शुरू हो जाता है उनका। ठीक है, संध्या से लेकर जब रात होनी शुरू हो गई है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी, यानी वो पूरी रात बैठ के पहलवान ढोलक बजाता था, चटदा गिड़धा चटदा गिड़धा। ठीक है, ये ढोलक बजने की साउंड यहाँ पर बताइए, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। ठीक है, कि वो जो आवाज थी ढोलक की, ऐसा लगता था कि वो बीमारी से लड़ने की क्या दे रहा है सबको हिम्मत, आ जाओ भिड़ जाओ इस बीमारी से, आओ इसका डटकर मुकाबला करते हैं, इस तरीके की आवाज। बीच बीच में चटाक चटदा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। अब यहाँ पर ना वो एक जब आपने पढ़ा होगा तब से बताया था कि फणीश्वर जी ने या रेणु जी ने अपने गद्य में भी संगीत की सी लयात्मकता डाली है। तो वो संगीत की सी लयात्मकता देखो, मतलब क्या बोल हैं ढोलक के, उनको किस रूप में उन्होंने पिरो दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो चटदा गिरदा चटदा यानी आजा भिड़ जा, लड़ाई से लड़ने की वो ताकत दे रहा है। और वो कहते हैं कि इस बीमारी को आ उठाकर हम चिट कर देते हैं, पटक देते हैं। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, और ये आवाज जो थी वो सब लोगों में उत्साह का संचार करती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, पहलवान का पूरा नाम क्या है, लुट्टन सिंह पहलवान। यो तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। ऐसे तो वो जो पहलवान था वो क्या कहता था कि मुझे होल इंडिया, अब ये पहलवान का चित्र दिया है, चटदा गिरदा आजा भिड़ जा। ठीक है, अब लुट्टन सिंह पहलवान क्या कहते थे, मुझे तो होल इंडिया जानता है, होल इंडिया के लोग यानी पूरी इंडिया के पूरे देश के लोग मुझे जानते हैं, वो ये कहा करता था। ठीक है, क्या कहा करता था कि मुझे होल इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। कभी वो शायद इससे बाहर गया ही नहीं होगा, एक गांव से दूसरे गांव, एक जिले मतलब एक जिले से कभी वो दूसरे जिले भी नहीं गया होगा। ठीक है, तो उसका जो होल इंडिया था, उसको पूरा इंडिया जो उसको जानता था, पूरा इंडिया या पूरा देश जो उसको जानता था, पूरे देश का मतलब उससे सिर्फ एक जिले से था। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, यानी उस जिले में जितने भी लोग थे वो उसको अवश्य जानते थे। लुट्टन के अब यहां से बचपन शुरू हो गया, देखो लुट्टन का
3 पॉइंट हमने कवर कर लिए। रात्रि की भयानक, गांव की भयानक स्थिति बताती, रात का पूरा वर्णन कर दिया। फिर उसमें एक पहलवान की जो ढोलक है वो किस तरीके से उनमें संचार करती है उत्साह का, कैसे वो पूरी रात उस ढोलक को बजाता रहता है, वो सब बताया। अब यहाँ पर लुट्टन के बचपन की स्टोरी शुरू हो रही है। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ छोड़कर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। गांव में पहले तो होता था ना, बच्चा पैदा हुआ, अच्छा तेरे लड़का होगा, मेरे लड़की होगी, शादी करवा देंगे। तो वो बाल विवाह ऑलरेडी हो चुका था, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। 9 साल से पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी। 9 साल में तो वो अनाथ ही हुआ, उससे पहले उसकी शादी हो चुकी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, यानी हो सकता है शायद वह भी मर जाता अगर उसकी शादी नहीं होती उसके आगे पीछे की, यानी कि उसके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार उसका नहीं था। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसकी माँ भी विधवा थी, उसी ने उसको पालकर बड़ा किया था। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता, मतलब थन से निकला हुआ डायरेक्ट, कई लोगों गांव में है, बहुत सारे लोग करते हैं, थन से डायरेक्ट निकला हुआ गरम गरम दूध पीता और कसरत किया करता था। ठीक है, गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, क्योंकि विधवा थी। अब उसके पास हो सकता है पैसा ठीक ठाक होगा, जमीन होगी, ढोर गंवार थे, जानवर थे, तो उसके और पहले भी वैसे भी विधवाओं को बहुत अच्छी नजर से देखा नहीं जाता था। ठीक है, चरित्र पर लांछन लगाने के अलावा अगर उनके पास पैसा है तो उसे लोग लूट लेने की कोशिश करते थे। और उस विधवा की भी तो एक ही बेटी थी, कोई बेटा बेटा तो था ही नहीं, तो इस तरीके से उसे गांव के लोग परेशान करते होंगे ना, चल सी बात है। ठीक है, तो लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। मतलब जब उसने देखा हो उसकी माँ सरीखी सास को लोग इस तरीके से परेशान करते, तो वो उनसे बदला लेने के लिए उसने कसरत करना, अपना शरीर बनाना, खुद को ताकतवर बनाना शुरू किया था। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जल्दी ही उसने जब ये देखा कि भाई माँ बाप तो है ही नहीं, अब ले दे के कौन है, सास ही, और उसको भी गांव वाले इतना परेशान कर रहे हैं, लोग इतना परेशान कर रहे हैं, तो उनसे वो बदला लेने के लिए क्या करता था कि वो उनको मार सके। ठीक है, इसके लिए वो कसरत किया करता था। और कसरत चूंकि जल्दी ही शुरू कर दी थी उसने, तो उसी प्रकार से उसका खान पीन था, तो इसी कारण से क्या हुआ, उसका शरीर जल्दी सुडौल हो गया। अगर आप कोई भी स्किल सीखना शुरू करते हैं, आज भी करेंगे ना, तो आप आने वाले 2, 4, 5, 7 साल में उस स्किल में बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ कसरत ही नहीं, आप चाहे तो आज भी कसरत कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जवानी में कदम रखते ही वे गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। चूंकि कसरत करा था, कुश्ती के दांव पेच भी सीख लिया उसने। पहले तो जिसका शरीर भरा पूरा है, मतलब वो पहलवान बनने लायक है, लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर ऐसे यूं, ठीक है, यूं चला करता था। ठीक है, पहलवानों की भांति चलने लगा, वह कुश्ती भी लड़ता। शरीर अच्छा था, भरा पूरा हो गया था। अब कुछ ना कुछ काम तो करना है, जानवर तो वो चराता ही था। ठीक है, इसमें बोला है कि वो क्या गाय तो चराता ही था, लेकिन सांस को बचाने के लिए उसने क्या किया, अपना शरीर कसरत करना शुरू की। अब जहां वो कसरत करता होगा वहां के भी वो होंगे ना, उस अखाड़े के जो बड़े होंगे, उन्होंने भाई तेरा शरीर अच्छा है, कुश्ती के दांव पे सिखा दी, तो कुश्ती भी करने लगा था। ठीक है, लेकिन उसने शरीर बनाया क्यों था, कसरत की होती है अपनी सांस को बचाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है श्यामनगर का दंगल। याद रखना, श्यामनगर का दंगल, यहाँ जो चौथा पॉइंट है वो शुरू हुआ है। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर के मेले में गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। भाई वह भी कुश्ती कर रहा था, वहां पे भी कुश्ती हो रही थी, तो होता है ना जिसको गाने का बहुत शौक है, अगर उसके सामने कोई गाना गा रहा हो, ऑर्केस्ट्रा लगा हो या माइक हो, तो वो अपने आप को भी गाने से नहीं रोक पाता। ठीक है, तो जिसको डांस का शौक है उसके साथ में होता है, जिसको मेहंदी लगाने का शौक है उसको देखा होगा आपने, जिसको जिस चीज का शौक है उसको अगर सामने वो चीज हो रही है तो वो नहीं रुक सकता इंसान। तो उससे भी नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में जैसे बिजली उत्पन्न कर दी। मतलब अब माहौल होता है ना, लोग पहले ढोल नगाड़े बजाते थे, उस माहौल को एंटरटेनिंग बनाने के, तो वहां पे भी ढोल बज रहा था। ठीक है, और जवानी तो थी, जवान तो था ही वो, तो उसने क्या किया, मैं भी तो हूँ ताकतवर, तो वो भी उसके अंदर भी क्या हो गया कि मैं भी कुश्ती लड़ूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दी। या शेर का बच्चा एक टाइटल है। पहले क्या होता था, सबको टाइटल दे दिए जाते थे। ठीक है, भाई ये पहलवान, इसको जैसे अपने मिल्खा सिंह को दिया था ना, क्या दिया था, फ्लाइंग सिख कुछ टाइटल दिया था ना, इसी तरीके से। ठीक है, तो पहले सबको ऐसे पीटी उषा को भी मिला हुआ है, इस तरीके से सबको पहले क्या दे दिए जाते थे, एक टाइटल दे दिया जाता था कि भाई ये जो टाइटल है वो इसी के लिए यूज होगा। तो वहां पर शेर के बच्चे, नाम शेर के बच्चे का अब यहाँ पर
उसको क्या कर दी, उसने चुनौती दे दी। अब शेर के बच्चे का असली नाम क्या है, चांद सिंह। ये याद रखना, अगर आ जाएगी श्यामनगर के मेले में उसने किस पहलवान को हराया तो वो है चांद सिंह। मेन मोहरा यही है। अब यहाँ से कहानी पलट जाएगी श्यामनगर के दंगल से। तो उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी, जोश आ गया उसके अंदर, जवान तो था ही, ढोलक बज रही थी उसकी ताल में, और उसमें चुनौती दी। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। ठीक है, अब ये याद रखना ये किस साइड की स्टोरी है, पंजाब साइड की स्टोरी है। अब गुरु कौन है उसका, बादल सिंह। क्योंकि जिनके अखाड़े में वो कुश्ती करता होगा ना, जिनके अखाड़े में वो कसरत करता होगा, पहले अखाड़े बना हुआ करते थे ऐसे गांव में, आपने उसमें देखा होगा, दंगल में भी देखा होगा, आपने सुल्तान मूवी में भी देखा होगा, पहले ऐसे अखाड़े बना हुआ करते थे। ठीक है, लोग अपने घर में अखाड़ा बना के लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया करते थे। तो वो अपने गुरु का नाम क्या है, बादल सिंह, याद रखना। और जिसको उसने चुनौती दी है उसका नाम है चांद सिंह, और उसका टाइटल है शेर के बच्चे। पंजाब से आया था वो, कहा, श्यामनगर मेले में पहली बार ही आया था। सुन, ठीक है, ये जो चांद सिंह है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि वो अपने गुरु किसके साथ, बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था चांद सिंह। ठीक है, श्यामनगर के मेले में पहली बार आया था वो। अब वो तो वहीं का था, उस जिले का ही था। ठीक है, कौन, लुट्टन पहलवान, वो तो उसी जिले का था, वो तो सिर्फ मेला घूमने गया था। होता था ना पहले लोगों को मेले का बहुत शौक, मतलब लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का साधन क्या होता था, मेला, नौटंकी, नाटक, लीलाएं, रामलीला वगैरह जो होती थी ये। ठीक है, तो पंजाब से पहले ही, मतलब पहली बार ही वो श्यामनगर मेले में आया था चांद सिंह। सुंदर था, जवान था, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी, मतलब होगा सुंदर। ठीक है, 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह को अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। 3 दिनों में, मतलब कितने दिन से था वो वहां पर आया था, 3 ही दिन हुए थे। 3 दिनों में ही पंजाब और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी, ठीक है, पंजाब से जो पहलवान आए थे उनके, और पठानों के जो पहलवान थे उनको, उन सबको उसने हरा दिया था। और उसको क्या टाइटल मिला था उस मेले में, शेर का बच्चा। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। अब ये उसकी कोई क्रिया है, दुल्की क्या होती है, मतलब वो जब वो एंट्री करता था ना, एंट्री करते ना, सब देखा होगा आप लोगों ने, सब एंट्री करते थे, सबका कोई ना कोई सिग्नेचर स्टेप होता है। अब चूंकि उसने 3 दिन में इतने सारे उनको हरा दिया था पहलवानों को, तो उसके अंदर भी एक घमंड टाइप कह लो। ठीक है, तो वो क्या करता था, उसमें किलकारी लगाकर अजीब सी कुलाचे भरता था या अजीब सी उछल कूद करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। देशी नौजवान यानी उस जगह के जो लोग थे वो उससे लड़ना नहीं चाहते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था, क्योंकि उसको टाइटल याद है शेर का बच्चा। शेर का काम क्या होता है, दहाड़ना। तो इन चीजों के कारण क्या था, जोर जोर से चिल्लाया करता था, दहाड़ा करता था। मतलब अब वो दहाड़ तो नहीं सकता, लेकिन चिल्ला तो सकता है ना इंसान, तो वो चिल्लाता था जैसे वो वास्तव में क्या हो, शेर का बच्चा हो। ठीक है, श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। अब श्यामनगर का जो दंगल था उसमें इतने सारे लोगों को उसने पछाड़ दिया, सब हुआ। तो जो श्यामनगर के राजा थे, शायद वो तो उन्होंने बोला यार ये पहलवान बहुत अच्छा है, तो वो क्या कर रहे थे, वो शिकार उनको बहुत प्रिय था, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो इसे अपने राज्य में ही रख लेते हैं। अब इसे दूसरे राज्यों से क्या करवाएंगे, इसका दंगल वंगल करवाएंगे और पुरस्कार राशि वगैरह इस तरीके से हम लोग जीता करेंगे। तो वो जो वहां के जो राजा थे, अब वो बूढ़े थे, तो वो क्या कर रहे थे, उसे दरबार में रखने की बात सोच रहे थे कि इसे अपने दरबार में रख लेते हैं, अब इसे अपना क्या बना लेते हैं, राज्य पहलवान बना लेते हैं एक तरह से। ठीक है, कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी कि वो सोच ही रहे थे, इस चीज पर भी विचार विमर्श चल ही रहा था कि भाई इसे अपने दरबार में रख ले। तो क्या हुआ, इसी बीच में लुट्टन ने उसे चुनौती दे दी, उसे कुश्ती के लिए ललकार लिया। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित यानी थोड़ा सा उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, क्योंकि उसे तो पहले ही इतने सारे पहलवानों को पछाड़ने का वो मिल चुका था, उसे टाइटल मिल चुका था, तो उस पर ये मतलब पहले तो वो उसमें मुस्कुराए कि ये किसको चुनौती दे रहा, मुझे। ठीक है, और फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। पहले तो वो उसकी स्पर्धा यानी उसकी स्प्रिट, उसकी जो लड़ने की जो ताकत, लड़ने की जो क्या कहना चाहिए जज्बा था उसका, जो किसका, लुट्टन का, उसके ऊपर पहले तो मुस्कुराए कि क्या बच्चा हो कि ये मुझे चुनौती दे रहा है, तो इतने सारों को पछाड़ दिया अभी तक। ठीक है, तो
फिर क्या हुआ, उस पर टूट पड़ा, यानी कुश्ती करना उसने शुरू कर दिया। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। अब तक जो लोग शांत थे कि भाई जिससे कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है, जिसके सामने कोई आना ही नहीं चाह रहा है चांद सिंह के सामने, तो लोगों को मालूम है कोई इससे लड़ेगा ही नहीं। उसको एकदम से अगर लुट्टन ने चुनौती दे दी तो जो अब तक दर्शक शांत थे, जिनके मन में कोई वो नहीं था, क्योंकि इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो वो वाली चीज थी, लोगों को मालूम था हार नहीं था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो दर्शक सारे शांत बैठे होते उनमें अचानक से खलबली मच गई, बातें होने लगी। पागल है पागल, कैसी कैसी बातें नहीं, पागल है पागल, मरा ये मरा मरा, मतलब ये तो बेवकूफ है जो यहाँ मरने आ गया है। चांद सिंह ने इतने लोगों को छाड़ दिया और ये चांद सिंह को बुला रहा है, न्योता दे रहा है लड़ने के लिए, ठीक है। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ। अब उस पर क्या हुआ, उसने अटैक कर दिया चांद सिंह ने। लेकिन अब जब उसको पकड़ लिया चांद सिंह ने लुट्टन को, तो लोगों को लगा ये तो मर गया, मरेगा आज, मरेगा पक्का मरेगा, पागल है इसने चांद सिंह को वो निमंत्रण दे दिया लड़ने के लिए। लेकिन क्या करता है चांद, जो लुट्टन होता है वो बड़ी ही सफाई से उसके पेच से, दांव पेच से बाहर निकल जाता है, खड़ा हो जाता है और पैंतरा दिखाने लगा, यानी वो भी कोई ना कोई दांव पेच करने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया। तो बीच में ही राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाई कि भाई तूने पहली बात तो इसको ललकारा है, तो उन्होंने क्या किया, उसकी कुश्ती बंद करवाई। पहले तुम दोनों की, तुम लड़ना बंद करो, और लुट्टन को बुलाया अपने पास कि भाई तू मेरे यहाँ का है, इधर आ, ठीक है, और समझाया उसे। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए, लेकिन क्या हुआ, लुट्टन पहलवान नहीं माना होगा कि भाई मुझे तो लड़ना है, मैंने तो चुनौती दे दी है इस तरीके से। तो अंत में क्या हुआ, उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए, यानी कि ठीक है अगर वो सच में लड़ना चाहता, उसका जज्बा देखकर, उसकी उमंग देखकर क्या किया, 10 रुपए का नोट देखकर कहने लगे उसे, 10 रुपए का नोट कितनी बड़ी बात है, आज तो 10 रुपए किसी मायने, 100 रुपए भी कोई मायने नहीं रखते आजकल तो। 10 रुपए का नोट देखकर कहने, जाओ मेला देखकर घर जाओ, कि भैया क्यों मरने के लिए आए हो, ठीक है, इतने सारे पहलवान को ये हरा चुका, मैं तो इसे राज पहलवान बनाना चाह रहा हूँ, अपने दरबार में रखना चाह रहा हूँ, और तुमने इसको चुनौती दे डाली है, क्यों मरने के लिए आए हो। उसको समझा रहे, क्योंकि बड़े हैं उम्र में, वो नहीं चाहते कि उनके राज्य का कोई अपमान हो इस तरीके से, ठीक है। तो उसे 10 रुपए का नोट देकर कहते हैं कि भाई तू जा, घर जा, और तू मेला घूम और घर चला जा वापस, ये लड़ने वड़ने का ख्याल छोड़ दे। लेकिन हमारे लुट्टन जी क्या कहते हैं, नहीं सरकार लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार, नहीं सरकार हम तो लड़ेंगे, हमें 10 रुपए नहीं चाहिए, हम तो लड़ेंगे, ठीक है, आप तो बस हुकुम करें, आदेश दें, ठीक है। तो राजा साहब कहते तुम पागल, जाओ, पागल हो तुम, मरोगे, जाओ, मैं मतलब अपने लोगों की, अपने यहाँ की अब ये बेइज्जती तो सहनी पड़ेगी कि आपके यहाँ पे किसी भी पहलवान में इतना दम नहीं है जो मुझे हरा सके, ठीक है। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, सबने उसको धमका लिया लुट्टन को, भाई मान जा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर तरीके का उसको धमकी दे दी। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, गोश्त यानी मांस, तेरे शरीर में मांस ही नहीं है, मतलब तू इतना हट्टा कट्टा नहीं है जितना देखने में वो होगा, ठीक है, तेरे शरीर में तो गोश्त ही नहीं है, देह यानी शरीर, गोश्त यानी मांस, ठीक है, और लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, मतलब सब बता रहे हैं कि भाई सब ये इतना कह रहे हैं, राजा साहब की बात क्यों नहीं मान रहे, तो इतना बड़ा आदमी कह रहा तो तुझे इसकी बात माननी चाहिए, होता था ना। दुहाई सरकार, दुहाई यानी प्रार्थना करने के लिए हम यूज करते थे पहले लोग, दुहाई यानी प्रार्थना करने के लिए। राजा साहब से कर रहे हैं दुहाई सरकार, प्रार्थना सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मैं विनती कर रहा हूँ सरकार कि मैं पत्थर पे माथा मार के मर जाऊंगा, हुक्म मिले लेकिन लड़ूंगा जरूर, अगर आपने मुझे लड़ने नहीं दिया तो मैं पत्थर पे माथा पटक कर मर जाऊंगा, बच्चों वाली जिद नहीं है, ठीक है। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, उसने क्या कहा, भाई मुझे तो हुक्म चाहिए लड़ने के लिए, आपने तो ये कुश्ती रुकवा दी, मुझे तो हुक्म दो लड़ने के लिए, और ना मैं क्या करूंगा, अगर आपने मुझे लड़ने नहीं दिया तो मैं पत्थर पे माथा पटक पटक के अपना मर जाऊं। भीड़ अधीर होती, व्याकुल हो रही है, भीड़ तो व्याकुल हो रही है, अब वहां पे क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है, क्या डिसीजन निकलेगा, क्या नहीं होगा, तो भीड़ तो परेशान हो रही है, क्योंकि उन्हें तो एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा ना, ठीक है। सब लोगों ने ये एजप्शन कर रखा है, सब लोगों ने ये पहले ही सोच रखा है कि भाई क्या होगा, ये तो हारने वाला है, लेकिन वो हारेगा कैसे, ठीक है, उसको हारता हुआ अपने आप को कि भाई हमने जो सोचा है वो सही है, और उसको हारता हुआ लोग देखना तो चाहते हैं कम से कम, क्यों, क्योंकि बीच में रुकवा देगी ये लड़ाई, बड़े मुश्किल से तुम्हें कुछ देखने को मिला, क्योंकि चांद सिंह पे कोई लड़ने कोई तैयार नहीं है, वो कुश्ती देखने, कुछ तो कोई लड़ने कोई तैयार नहीं है यहाँ पर उसके सामने, ठीक है। बाजे बंद हो गए थे, सारे ढोल वोल सब बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत यानी समूह क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार करी थी। तो बहुत आम होता था पहले, ठीक है, बहुत आम, क्योंकि आपको सबको मालूम है गांव के जितने भी लोग होते हैं, गालियां तो जैसे उनकी जबान पर रहती है, ठीक है। अब जो लोग काम कर रहे हैं या बाहर हैं, उनको
अपना आक्रोश किस तरीके से वो निकाले तो उनके लिए सबसे अच्छा ही रहता था गालियां दो, ठीक है, भर भर के गालियां। तो आपने सुना गाँव के जितने भी ये लोकगीत वगैरह होते हैं उनमें कई गीत तो ऐसे जिनमें भर भर के गालियां होती हैं, शादी के टाइम पे भी गाए जाते हैं, कभी किसी चीज के टाइम पे गाए जाते हैं, उनमें भी भर भर के गालियां होती हैं। तो वही सब चीजें चली। तो जो पंजाबी पहलवानों का जो समूह था वो गुस्से में लाल हो गया था कि उसने चांद सिंह को ललकारा था। अब वो लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहा था, मतलब गालियां दे रहे थे, उसे कोस रहे थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। मुकाबला देखना था भाई। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था उसे लड़ने दिया जाए। अब भाई अब पता नहीं पक्ष में था या विपक्ष में था, लेकिन वो उसको लड़ने की, लोग उससे राजा से इजाजत मांग रहे थे कि भाई इसे लड़ने दो, आखिर क्या बुराई है। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, मतलब उसे वो सिर्फ फालतू ही हंसने की वो कोशिश कर रहा था कि भाई बाकी सब लोग क्या है अपने आप में बिजी थे कि लड़ने दिया जाए नहीं लड़ने दिया। राजा साहब उसे नोट देकर कि भैया तू घूम ले, बाकी सब लोग उसे धमका रहे थे कि राजा साहब मना कर रहे हैं फिर भी तू क्यों लड़ना चाह रहा है, जब इतना बड़ा आदमी समझा रहा है तो चला क्यों नहीं जाता है। ठीक है, सब लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ उसे लड़ने के लिए आज्ञा देने को कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये मर जाएगा, और जो चांद सिंह के जो पंजाब के साइड के पहलवान थे वो गालियां दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस बीच में जो मैदान में जो चांद सिंह था वो अकेला खड़ा था, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। क्यों कर रहा था, उसका रीजन है कोशिश कि भाई मैं तो जीत ही जाऊंगा इस तरीके से। अब घमंड नहीं था उसको, वो अकेला खड़ा था वहां मैदान में और मुस्कुराने की सिर्फ कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब पहली पकड़ में लुट्टन उसकी उस गिरफ्त से आजाद हो गया, उसके दांव पे से निकल गया, तो उसे ये तो पता चल गया था कि सामने वाले में दम तो है भाई। ठीक है, तो उसे लगा कि मुकाबला तो टक्कर का होने वाला है। तो वो उस चीज का क्या है, उसे डर है कि वास्तव में कहीं वो जीत ना जाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, विवश होकर राजा सामने भी आके दे दी, भैया लड़ने दो, करने दो, आप जो मरेगा जो भी होगा जो भी है लड़ने दो। ठीक है, बाजे फिर से बजने लगे, ढोलके ढोल फिर से बजने लगे, दर्शकों में फिर से उत्तेजना फैली, यानी मुकाबला देखने को मिल रहा है, मारो पटको। ठीक है, कोलाहल बढ़ गया, शोर बढ़ गया, अच्छे से बातें, सब लोग चीयर अप करने लग जाते हैं। ठीक है, मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। अब मेले के दुकानदार, अब जिसको कोई हराने को तैयार नहीं, उसको कोई ललकारने आया, तो मेले में जितने दुकानदार हैं वो भी आ गए, भैया हम भी देखेंगे, हम भी यही है, हम भी देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, मेले दुकानदार भाई चांद की कुश्ती हो रही है, चांद सिंह की कुश्ती हो रही है, चलो भैया देखते हैं। चटदा गिरदा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। इतने में कोई ढोल बजाने वाला वहां बैठा होगा, जो अब तक शांत था वो अचानक से क्या हुआ, उसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। जब दोबारा कुश्ती शुरू हो गई, ढाक देना, अर्थात वाह पट्टे, मतलब ऐसा लगा लुट्टन को जैसे वो जो ढोल है वो उसे क्या कर रहा है, वाह तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने इसको ललकारा है, वो उसको शाबाशी दे रहा है, उसका पक्ष ले रहा है। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था, पीछे से पकड़ लिया होगा या आगे से पकड़ लिया होगा, मतलब उसको पकड़ लिया, उसको हिलने डुलने के लिए। अरे गया, दर्शकों ने तालियां बजाई, लोगों को लगा अरे हरा दिया, चांद सिंह ने हरा दिया इसको, देखो हलवा हो जाएगा, हलवा हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। ठीक है, जिन्होंने उसकी कुश्ती देखी होगी, लड़ते हुए देखा होगा, तो उन्हें मालूम होगा भैया अच्छा लड़ता है वो चांद सिंह भी। तो कह रहे तू हलवा बन जाएगा, हलवा, तू तो गया बच्चा, क्योंकि वो शेर का बच्चा है भाई। चटदा गिरदा मत डरना। अब ऐसा लगा जो मानो ढोलक उससे क्या कह रही है, मत डरना मत इस दांव पे से। लुट्टन की गर्दन पर इस कोहनी, ठीक है, कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। कोई दांव पेच होता होगा, उसकी गर्दन को इस तरीके से करके उसको नीचे दबाने की या उसे पटकने की कोशिश कर रहा होगा। वही दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। बादल सिंह चांद सिंह का गुरु, ठीक है, पंजाब से आया, तो वो उसको क्या बोला, वही दफना दे, मार दे इसको, वही दफना दे, खत्म कर दे इसको, जान से मार दे। लुट्टन की आंखें बाहर निकलनी थी, अब उसने पकड़ रखा है उसको सब तरह से, उसमें गले में उसमें कौनी लगा रखी, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, तो अब टैप आउट करने का उस वक्त तो कोई रूल नहीं था कि भैया टैप आउट कर दिया आप लड़ नहीं सकते, नहीं, ठीक है, या इस तरीके का कोई सिग्नल कर दिया कि आई एम क्विटिंग, तो वो आप लड़ नहीं सकते। पहले वो सब चीजें नहीं होती थी, कई बार ऐसा होता था। ठीक है, तो लुट्टन की आंखें बाहर निकली थी, उसे सांस लेने में वाकई परेशानी हो रही थी, दम घुट रहा था उसका, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सब राजमत यानी राजा साहब यही मानते थे चांद जीतेगा, और जो वहां लोग पब्लिक थी वो भी यही मानते थे कि चांद जीतेगा।
ठीक है, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। अभी तो दांव पेच शुरू भी नहीं हुए थे, मतलब लुट्टन ने हार नहीं मानी थी, वो मरा नहीं था, वो चित नहीं हुआ था, परस नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सब लोगों को ये था कि चांद ही जीतेगा, वो उसको शाबाशी देने लगे थे। लुट्टन के पंच पे सिर्फ एक ढोल की आवाज थी, कोई भी लुट्टन को सहयोग नहीं कर रहा था, कोई भी लुट्टन के पक्ष में नहीं था, वो सिर्फ किससे अपनी प्रेरणा ले रहा था, ढोलक की आवाज से, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। वो सिर्फ उसके दिमाग में क्या चल रही थी, उस ढोलक की आवाज चल रही थी। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई दी, धाक धिंदा तिरकिटिना, धाक धिना टिकटिना। ठीक है, लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ो, मानो वो ढोल कह रहा हो, दांव काटो बाहर हो जाओ भैया, दांव काटो बाहर हो जाओ, तुम इस दांव से बाहर निकल जाओ इसको काट करके। ठीक है, चलिए 2 3 4 हो जाएंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको खत्म करेंगे। अब देखिए, तो इतनी सब होने के बावजूद भी जहां कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसे क्या लग रहा है जैसे मानो ढोलक उसके समर्थन में बज रही हो। तो लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब एक पतली सी आवाज ढोल की सुनाई दी, क्या, धाक दिना धाक दिना। ठीक है, तो ऐसा लगा मानो क्या कह रही है कि भाई इस दांव से बाहर हो जाओ, इस दांव से बाहर निकल आओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। अब उसने क्या किया, उसने तो उसको अपने आप को उस दांव से बचा लिया, लेकिन उसने पलटकर चांद की गर्दन पकड़ ली। वहारे मिट्टी के शेर, अब शेर का बच्चा तो का टाइटल कौन था, चांद सिंह का। आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, उसको नाम नहीं मालूम होगा, मे बी हो सकता है ना, पब्लिक को तो नाम नहीं, मैं सबको नाम थोड़ी बोलेंगे, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, तो वो क्या बोलेंगे, किसी ना किसी तरीके से तो उसको संबोधित करेंगे ना। तो उसको क्या बोल रहे, मिट्टी के शेर। अच्छा, बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। अब क्या था, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आने लगी कि भैया दूसरी बार भी ये बाहर निकल आया, पहली बार तो आ ही गया था, दूसरी बार भी ये बाहर निकला, हो सकता है ये जीत जाए, वास्तव में इसमें दम हो। अब लोगों की राय बदलने लगी। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, भोंडी ठीक है, अभी वो जो ढोल था वो मोटी और भोंडी, यानी भोंडी तो क्या मतलब बेसुरी कह लो एक तरीके से, ठीक है, या ऐसी आवाज जो कानों को अच्छी नहीं लग रही थी, वो वाला ढोल फिर से बज उठा एकदम से, चटाक चटदा चटाक चटदा। अब वो क्या बोल रहा है, उस ढोल की आवाज मानो चांद सिंह को, सॉरी लुट्टन को कैसी लग रही है, उठा पटक दे, उठा पटक दे। ये तो वो भी बजाता था जब महामारी के समय में भी हमने पढ़ी ना ये वाली आवाज, महामारी के समय भी पढ़ी हमने ये वाली आवाज ना। ठीक है, चटदा गिरदा आजा बेटा, चटाक चटदा चटाक, यानी उठाकर पटक दे, चटाक चटदा चटाक चटदा चटाक चटदा। ठीक है, ये वहां भी पढ़ी हमने, चटाक चटदा, यानी इसका मतलब क्या है, उठाकर पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। अब क्या हुआ, सब उसको ढोलक की आवाज ने भाई पटक दे इसको, वो जो ढोल बज रहा उसको उस आवाज ऐसी लगी मानो वो कह रही है कि पटक दे इसको। तो उसने क्या किया, चालाकी से दांव पलटा और चांद को जमीन पर गिरा दिया। धिना 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 अर्थात चित करो, यानी कि इसको जमीन पर गिरा दो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। ठीक है, समझ में आया, यानी कि उसने आखिरकार चांद सिंह को हरा दिया। धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। मानो वो जो ढोलक की आवाज है उसको क्या बोल रहे, वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, जनता ये स्थिर नहीं कर सकी, मतलब वो निश्चित ही नहीं कर पाई, उसको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जनता को, वहां जो लोग बैठे हुए थे उनको समझ ही नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं चल पा रहा उनको कि आखिर हुआ क्या, किसकी जय ध्वनि की जाए, भाई क्या बोला जाए। तो फलतः उसने अपनी अपनी इच्छा अनुसार, किसी ने माँ दुर्गा की जय बोली, किसी ने महावीर जी की जय बोली, किसी ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। राजा का नाम क्या है, श्यामानंद, याद रखना बहुत, बाकी वो बूढ़े हैं और उनका श्याम नगर के राजा है, नाम क्या है, श्यामानंद। और अंत में सभी ने सम्मिलित होकर जय से जो पूरा आकाश था वो गूंज उठा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उसका नाम क्या है, उसको क्या कहकर पुकारा जाए। ठीक है, तो उसमें कि किसी निश्चय की स्थिति में ना होने के कारण लोगों को तो अपना हर्ष दिखाना ही था। अरे वाह, तो किसकी जय बोलते, तो किसी ने दुर्गा मैया की बोली, किसी ने ठीक है महावीर जी की बोली, किसी ने राजा की बोली, और अंत में सभी ने जय हो जय हो जय हो। ठीक है, इस तरीके से कर पूरा आकाश गूंज उठा। अभी इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे हम,
चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। मैंने आपके पास की पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही लिख दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पहलवान की ढोलक पार्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।